पल सपना सबके मन पर छाया है। सुनता हूँ मैं हर पल लेकिन तुमने ये बतलाया है। सोच की कोई दिशा नहीं पर समझ की सुंदर काया है। Born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered। 3.151926358979323238446 एंड सो ऑन। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं ये क्या बोले जा रहा हूं, पर साथियों मैंने अभी अभी जो संख्या बोली है वो कोई आम संख्या नहीं है। ये एक ऐसी संख्या है जिसे गणित का स्थिरांक यानी मैथमेटिकल कांस्टेंट पाई का मान कहा जाता है। पाई का प्रयोग गणित के अधिकतर अनुप्रयोगों में किया जाता है और इसे ज्ञात करने के पीछे इतिहास भी काफी रोमांचक रहा है। ये अनंत तक भी ना खत्म होने वाली संख्या है। अमूमन इसे दो तरह से लिखा जाता है, पहला डेसिमल यानी कि दशमलव के रूप में और दूसरा फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के रूप में। अब क्योंकि दशमलव में इसकी वैल्यू होती है 3.14 और इसी प्रकार आगे भी, इसीलिए इसके पहले अंक 3 व दूसरे अंक 14 को कुछ इस तरह से लिया गया कि तीसरे महीने मार्च की 14 तारीख को इस नंबर को सेलिब्रेट किया जा सके। बस यही वजह है कि हर साल आज ही के दिन को पाई दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2009 में यूनाइटेड स्टेट्स हाउस के प्रतिनिधियों ने ही राष्ट्रीय स्तर पर 14 जुलाई को पाई डे मनाने पर अपनी सहमति जताई थी और इसी के बाद ये दिवस बड़े बड़े संस्थानों के प्रांगण से निकलकर विश्व के ज्यादातर गणितीय व वैज्ञानिक समुदायों के साथ साथ स्कूलों में भी मनाया जाने लगा है। अब बात यदि पाई डे के सबसे पहले अस्तित्व में आने की करें तो ऐसा माना जाता है कि इसे बड़े लेवल पर वर्ष 1988 में लैरी शॉ द्वारा मनाना शुरू किया गया था। शॉ सैन फ्रांसिस्को एक्सप्लोरेटियम में कार्यरत भौतिकविद थे और उन्होंने ही अपने स्टाफ के साथ एक सर्कल नुमा स्थान पर मार्च करते हुए पाई फ्रूट को खाने की परंपरा शुरू की थी। प्रिंसटन टाउन न्यू जर्सी में पाई डे के साथ एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्मदिन भी मनाया जाता है और ये कॉम्बिनेशन प्रिंसटन के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि आइंस्टाइन ने यहाँ के इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में करीब 20 साल गुजारे थे। तो साथियों ये तो वाकई मजेदार बात है कि एक तरफ ये दिन पाई की वैल्यू से हमें वाकिफ करवाता है तो वहीं दूसरी तरफ यही दिन महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन की जयंती भी है। वैसे आइंस्टाइन का नाम तो दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है, साथ ही ये भी कि उनके तेज दिमाग की बराबरी अभी भी बड़े बड़े वैज्ञानिक नहीं कर सके हैं। ऐसा माना जाता है कि आइंस्टाइन किसी प्रयोग को प्रयोगशाला में करने से पहले ही अपने दिमाग में उसका पूरा खाका तैयार कर लेते थे और ये खाका उनके प्रयोगशाला परिणामों से ज्यादा सटीक होता था। पर एक बात जो आज भी सभी को सोचने पर मजबूर कर देती है वो है इनके बचपन और बाद के समय में मौजूद बड़ा अंतर। दरअसल बचपन में आइंस्टाइन ना ही सही से लिख पाते थे, ना पढ़ पाते थे और ना ही बोल पाते थे, जिसकी वजह ये थी कि उन्हें अक्षरों में अंतर समझ ही नहीं आता था। यहाँ तक कि 13 साल के होने के बावजूद वो अपने जूते की लेस भी नहीं बांध पाते थे। डॉक्टरों के मुताबिक इन्हें डिस्लेक्सिया नामक बीमारी थी। आज उसी के जन्म दिवस को दुनिया जीनियस डे के रूप में मनाती है। सदी के इस जीनियस का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1879 में जर्मनी के उल्म शहर में एक सामान्य यहूदी परिवार में हुआ था। इन्हें अपने हमउम्र बच्चों के साथ खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और न ही स्कूल का अनुशासन इन्हें पसंद था। डॉक्टरों व अध्यापकों सभी ने इन्हें मंदबुद्धि घोषित कर दिया था। अंत में जब इन्हें वर्ष 1921 में लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज के लिए भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया तो लोगों की धारणा इन्हें लेकर पूरी तरह से बदल गई। 6 साल की उम्र में भले ही आइंस्टाइन को दुनिया बेवकूफ समझती हो, इसके बावजूद इनका दाखिला म्यूनिख शहर के सबसे महंगे स्कूल में कराया गया। उन दिनों स्कूलों को जिम्नेजियम कहा जाता था और वहां की पढ़ाई 10 सालों में पूरी होती थी।
अब स्कूल में सभी आइंस्टीन से हमेशा नाराज रहते, वो भी इसलिए नहीं कि उन्हें कुछ आता नहीं था, बल्कि इसलिए कि वो सवाल बहुत किया करते थे। और साथियों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि सवाल पूछते रहना ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। घर हो या स्कूल, हर जगह आइंस्टाइन प्रश्न पूछते ही रहते थे, यहाँ तक कि सामने वाले उनके सवालों से परेशान होकर अपना सर पकड़कर बैठ जाया करते थे। अब आप ही सोचिए कि जब आज स्कूलों में शिक्षक बच्चों के 2-4 सवालों से परेशान हो जाते हैं, तो करीब 125 सालों पहले हालात तो और भी बुरे रहे होंगे। किसी को समझ ही नहीं आता था कि आखिर आइंस्टाइन के दिमाग में ये सवाल आते कहां से हैं। अब जब दुनिया ने इन्हें जवाब नहीं दिया, तो इन्होंने खुद ही अपने सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करना शुरू कर दिया। नतीजतन इसी आदत ने एक औसत विद्यार्थी एल्बर्ट आइंस्टाइन को विश्व का महानतम वैज्ञानिक बनने में मदद की। आज भी अगर इतिहास के सर्वाधिक जीनियस व्यक्ति के बारे में प्रश्न उठता है, तो सबसे पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम ही जहन में आता है। इन्होंने विश्व प्रसिद्ध सापेक्षता के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम भौतिकी में जो खोजें दुनिया के सामने पेश की, उससे लोगों के देखने का नजरिया ही बदल गया। पहली बार आइंस्टाइन ने ही प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के विद्युत प्रभाव यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज की थी। इसके मुताबिक प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है। सही मायनों में यही क्वांटम भौतिकी की शुरुआत भी थी। इस कार्य के लिए ही इन्हें 1921 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। आइंस्टाइन के पहले तक ये माना जाता था कि पदार्थ और ऊर्जा एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन आइंस्टाइन ने इस धारणा को पूरी तरह से बदल दिया और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को पेश किया। आइंस्टाइन को अपने इस विश्व प्रसिद्ध फॉर्मूला E=mc² के लिए अभी भी याद किया जाता है। इसके मुताबिक ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है, बस ये अपनी अवस्था में परिवर्तन करती रहती है। और इसी वजह से ये स्पष्ट हो सका कि ऊर्जा व पदार्थ का आपस में बदलना संभव है। यही वो सिद्धांत भी था जब दुनिया को परमाणु ऊर्जा की ताकत के बारे में भी पता चला था। तरल पदार्थों में छोटे कण दिशाहीन होकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक दौड़ते रहते हैं। ये सिद्धांत, जिसे ब्राउनियन गति के नाम से जाना जाता है, दरअसल आइंस्टाइन की ही देन था। वर्ष 1905 में इन्होंने अपने सापेक्षता के सिद्धांत को पेश किया था। इसे ही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा गया। इसके तहत इन्होंने सापेक्षता में गुरुत्वाकर्षण को भी शामिल किया और बताया कि प्रकाश के पथ पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ता है। नतीजतन जो सीधा आकाश हम देखते हैं, असल में वो वक्राकार होता है। उन्होंने ही ये बताया था कि गुरुत्वाकर्षण स्पेस टाइम का घुमाव होता है और ये मैटर की वजह से उत्पन्न होता है। यही वो घुमाव होता है जो दूसरे पदार्थों की गति पर प्रभाव डालता है। आइंस्टाइन वो वैज्ञानिक भी हैं जिन्होंने हमेशा ही प्रखर बुद्धि को पहचाना। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के शोध पत्र को जब बड़े बड़े जर्नल्स ने प्रकाशित करने से मना कर दिया था, तब उन्होंने अपने शोध पत्र को जर्मनी में आइंस्टाइन को ही भेजा था और फिर आइंस्टाइन इसे पढ़कर बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। इन्होंने न सिर्फ बोस को पत्र लिखकर इसकी सत्यता की पुष्टि की, बल्कि उनके पत्र को जर्मन में अनुवाद करके इसे प्रकाशित भी करवाया। साथ ही उन्होंने खुद बोस के साथ मिलकर कई सालों तक काम किया। इसी साथ ने दुनिया को बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स व बोस आइंस्टाइन जैसे महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए थे। आइंस्टाइन के बारे में यहां तक कहा जाता है कि इनकी मृत्यु के बाद शव परीक्षण के दौरान एक पैथोलॉजिस्ट ने इनके दिमाग को चुरा लिया था और फिर उसे 20 साल तक जार में बंद रखकर उस पर शोध किया था। अपने अंतिम वर्षों में आइंस्टाइन यूनिफाइड फील्ड थ्योरी पर कार्य कर रहे थे। अपने अद्वितीय सिद्धांतों के कारण आइंस्टाइन को बहुत से पुरस्कारों व सम्मानों से नवाजा गया था। एल्बर्ट आइंस्टाइन वैश्विक विज्ञान पटल पर अंकित वो नाम है जो दुनिया के अस्तित्व में रहने तक अमर रहेगा। आज हमारी पूरी टीम विश्व के इस महान वैज्ञानिक को तहे दिल से सलाम करती है। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर।
उम्मीदों के सूरज निकले चारों ओर, इरादे हैं फौलादी, हिम्मती हर कदम, अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। ये आवाज अगर सोते हुए भी कोई हमसे पूछे तो हम फटाफट इसका जवाब दे सकते हैं, और क्यों ना दें। बात जब मिस्टर परफेक्शनिस्ट की हो रही हो तो अच्छे अच्छे पीछे नजर आते हैं। कयामत से कयामत तक से बतौर मुख्य कलाकार जो शुरुआत मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने की थी वो अभी भी बरकरार है। वैसे इनका वास्तविक नाम मोहम्मद आमिर हुसैन खान है, लेकिन हम इन्हें सिर्फ आमिर खान के नाम से ही जानते हैं। इनका जन्म 14 मार्च वर्ष 1965 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता ताहिर हुसैन खुद एक फिल्म निर्माता थे और बाद में इन्होंने निर्देशन के क्षेत्र में भी काम किया। आमिर के चाचा नासिर हुसैन भी अपने जमाने के जाने माने निर्माता निर्देशक हुआ करते थे। आमिर खान ने फिल्मों में अपनी शुरुआत होम प्रोडक्शन में बनी फिल्म यादों की बारात से की थी। ये फिल्म इनके चाचा ने ही बनाई थी और इस वक्त आमिर मात्र 8 वर्ष के हुआ करते थे। इनके पिता नहीं चाहते थे कि उनका बेटा फिल्मों की दुनिया से ताल्लुक रखे। वो उन्हें डॉक्टर या इंजीनियर बनता देखना चाहते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस वक्त इस इंडस्ट्री में ज्यादा पैसा नहीं था। यहाँ तक कि कई बार आमिर ने खुद आर्थिक परेशानियों को महसूस किया था। इन्हें फीस न जमा होने के कारण कॉलेज से निकाले जाने के लिए फोन अक्सर आते रहते थे, लेकिन मिस्टर खान ने भी हार नहीं मानी और फिल्मों की दुनिया को अपनी तकदीर बनाने का फैसला कर लिया। हम भी चाहते थे कि ये बच्चा जो है ये इस लाइन पे नहीं आए। ये लाइन बड़ी खतरनाक है और बड़ी रिस्की है और कुछ इसका भरोसा नहीं है कि इसमें कामयाब होंगे कि नहीं होंगे। माई फादर इज been through a lot of tough times as well as a producer. जब मैंने पहली दफ़ा जाहिर किया अपने पेरेंट्स से कि मुझे फिल्मों के साथ जुड़ना है तो उनका रिएक्शन था कि भाई इसमें तुम मत आओ प्लीज़। They didn't want me to enter the film industry. And I think उसकी वजह ये थी कि वो चाहते थे कि वो मुझे प्रोटेक्ट करें, लेकिन मैं बड़ा ज़िद्दी हूँ। तो जब मैंने तय कर लिया था कि मुझे फिल्मों में जाना है तो मैंने कहा भाई आई एम क्लियर, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। 16 साल की उम्र में इन्होंने 40 मिनट की साइलेंट फिल्म के टेक्निकल प्रोसेस में काम किया और फिर उन्हें इसके लिए 1000 रुपए मिले। ये पैसे देखकर उनके इरादे और भी मजबूत हो गए। आमिर ने अवांतर नाम के एक थिएटर ग्रुप को ज्वाइन कर लिया और यहाँ 1-1.5 साल तक बैक स्टेज परफॉर्म किया, जिसके बाद इन्हें स्टेज पर पहली बार परफॉर्म करने का मौका मिला। पृथ्वी थिएटर में हुए एक गुजराती नाटक केसर बिना में पिता के मना करने के बावजूद इन्होंने 1984 में आई फिल्म मंजिल मंजिल व 1985 में आई फिल्म जबरदस्त में अपने चाचा नासिर को असिस्ट किया। साथ ही आमिर को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कई डॉक्यूमेंट्रीज में भी छोटे मोटे रोल निभाने का मौका मिलता रहा। इन्हीं डॉक्यूमेंट्रीज में इनकी भूमिका को नोटिस किया पहली बार केतन मेहता ने और उन्होंने इन्हें लो बजट फिल्म होली में काम करने का मौका दिया। न्यू कमर्स पर बेस्ड इस फिल्म को कोई खास तवज्जो तो नहीं मिल पाई, लेकिन नासिर हुसैन और उनके बेटे मंसूर ने आमिर की परफॉर्मेंस से प्रभावित होकर इन्हें कयामत से कयामत तक में मुख्य भूमिका में आने का मौका दिया। और फिर मंसूर जी की पहली फिल्म ने आमिर की किस्मत के दरवाजे आगे के लिए खोल दिए। आमिर को कयामत से कयामत तक और राख के लिए स्पेशल ज्यूरी के नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। 1990 तक आमिर ने तकरीबन 5 फिल्मों में काम कर लिया था। इस दौरान इन्होंने देवानंद की फिल्म अव्वल नंबर में भी खास भूमिका निभाई थी। वैसे आमिर का कहना है कि अव्वल नंबर ही एकमात्र फिल्म है जिसे उन्होंने बिना स्क्रिप्ट पढ़े साइन कर दिया था। इस फिल्म में इन्होंने एक क्रिकेटर की भूमिका निभाई थी
लेकिन कयामत से कयामत के बाद आमिर को फिल्मों से कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला और तभी एक ऐसी फिल्म आई जिसने इन्हें वाकई इंडस्ट्री का सिकंदर बना दिया। जी हाँ, ये फिल्म कोई और नहीं बल्कि जो जीता वही सिकंदर थी। जो सब करते हैं यारो वो क्यों हम तुम करें, यूं ही कसरत करते करते काहे को हम मरे, घर वालों से टीचर से भला हम क्यों डरे, यहाँ के हम सिकंदर चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, अरे हमसे बच के रहना मेरे जान। ये गलियां अपनी ये रास्ते अपने, कौन आएगा अपने आगे, राहों में हमसे टकराएगा जो, हट जाएगा वो घबरा के, यहाँ के हम सिकंदर चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, अरे हमसे पंगा मत लेना मेरी जान। इस फिल्म के बाद आमिर को रोमांटिक हीरो के रूप में पहचान तो मिल गई, लेकिन माधुरी दीक्षित के साथ आई इनकी फिल्म दिल ने ये साबित कर दिया कि आमिर रोमांटिक हीरो के साथ साथ इमोशनल व कॉमेडी हीरो के रूप में भी किसी से कम नहीं है। फिल्म कोई भी हो, उसके हर एक सीन को आमिर इतना बारीकी से प्ले करते हैं कि पर्दे पर वो बिल्कुल परफेक्ट नजर आए। मनीषा कोइराला के साथ आई इनकी फिल्म मन ऐसी ही सुपरहिट फिल्मों में से एक है, जिसमें इनके अभिनय की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम ही होगी। ये फिल्म आज तक न सिर्फ बेहतरीन लव स्टोरी के लिए बल्कि अपने सुपर डुपर हिट म्यूजिक के लिए भी जानी जाती है। मुझे नींद न आए मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया। पूछो जरा पूछो क्या हाल है, हाल मेरा बेहाल है, पूछो जरा पूछो क्या हाल है, हाल मेरा बेहाल है, कोई समझ न पाए क्या रोग सताए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया। बात चाहे जो जीता वही सिकंदर की करें या फिर रंग दे बसंती और 3 इडियट्स जैसी फिल्मों की, साफ नजर आएगा कि आमिर ने एक स्कूल बॉय से लेकर कॉलेज स्टूडेंट तक अपनी भूमिका को हमेशा ही दिल से जिया है। वर्ष 1996 में आई फिल्म राजा हिंदुस्तानी ने आमिर को फिल्म फेयर अवार्ड समेत शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। ये फिल्म उस साल की सबसे बड़ी हिट होने के साथ साथ 1990 के दशक की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी रही। राजा हिंदुस्तानी के बाद इन्होंने कई सफल फिल्में की और फिर फिल्म लगान ने इन्हें इनके करियर का दूसरा फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड दिलाया। ये फिल्म ऑस्कर नॉमिनेशन की दौड़ में भी शामिल हुई थी। बहुत से नेशनल अवार्ड के साथ साथ लगान को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अकेडमी अवार्ड भी दिया गया। फरहान अख्तर की फिल्म दिल चाहता है की सफलता के बाद आमिर निजी समस्याओं के चलते करीब 4 साल तक फिल्मी दुनिया से नदारद रहे, लेकिन इनके हुनर में कोई भी कमी नहीं आई और इस बात का सबूत इन्होंने दिया केतन मेहता की फिल्म मंगल पांडे से वापसी करके। बॉलीवुड में होने के बावजूद वो विदेशी नायकों की तरह ही साल में 1 या 2 फिल्में ही करते हैं। वैसे उनका ये ट्रेंड अब दूसरे अभिनेता भी फॉलो करने लगे हैं। मंगल पांडे के बाद से अब तक आमिर ने रंग दे बसंती, तारे ज़मीं पर, गजनी व धूम 3 जैसी कई हिट फिल्म्स दी हैं। ये आमिर खान का परफेक्शन ही है कि इन्हें भारत सरकार द्वारा पहले पद्मश्री और फिर बाद में पद्म भूषण से नवाजा गया। इसके अलावा 4 नेशनल फिल्म अवार्ड्स व 7 फिल्म फेयर अवार्ड समेत अब तक आमिर को बहुत से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। फिल्मों के अलावा आमिर सामाजिक मुद्दों पर भी प्रयासरत रहते हैं और यही सारी बातें मिलकर इस मिस्टर परफेक्शनिस्ट को हमारे दिल के इतना करीब रखती हैं। आज हम सभी की ओर से इस जीनियस कलाकार को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटे बजा के बोल,
लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी पर जाके बोल। मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, अरे लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा, कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। होठ घुमा सीढ़ी बजा के बोल भैया ऑरेंज मैन, अरे भैया ऑरेंज मैन, अरे चाचू ऑरेंज मैन, अरे भैया ऑरेंज चाहे तुम कुछ ना कहो, मैंने सुन लिया के साथी प्यार का मुझे चुन लिया, मैंने सुन लिया। जितना खूबसूरत ये गीत था साथियों, उसे गाने वाली गायिका का नाम और आवाज भी उतनी ही खूबसूरत है। इनका वास्तविक नाम साधना गानेकर है, लेकिन दुनिया इन्हें साधना सरगम के नाम से ही पहचानती है। संगीत में इनकी साधना को देखते हुए ही सरगम के साथ इनका नाम जोड़ा था मशहूर संगीतकार कल्याण जी आनंद जी ने, और तब से उनका ये आशीर्वाद हमेशा ही साधना को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा। बतौर प्लेबैक सिंगर इन्होंने 3 दशकों से भी ज्यादा समय तक भारतीय सिनेमा को समृद्ध किया है। फिल्मी संगीत के अलावा इन्हें भक्ति गीतों, शास्त्रीय संगीत, गजल, क्षेत्रीय संगीत व पॉप एल्बम्स के लिए खास तौर से पहचाना जाता है। इन्होंने नेशनल अवार्ड समेत साउथ फिल्म फेयर अवार्ड्स भी अपने नाम किए हैं। वैसे साधना सरगम ही एकमात्र ऐसी नॉर्थ इंडियन सिंगर हैं जिन्हें साउथ इंडियन गानों के लिए नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है। साधना का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां हर कोने में संगीत बिखरा हुआ था। इनकी मां नीला गाणेकर खुद एक जानी मानी शास्त्रीय गायिका व संगीत टीचर हुआ करती थीं। इसलिए उन्होंने मात्र 4 साल की उम्र से ही साधना को संगीत की तालीम देना शुरू कर दिया था। 10 साल की उम्र में साधना को केंद्र सरकार की ओर से स्कॉलरशिप मिली और फिर अगले 7 सालों तक इन्होंने पंडित जसराज के मार्गदर्शन में संगीत शिक्षा प्राप्त की। बचपन से ही साधना ने मास्टर वसंत देसाई के साथ उनकी डॉक्यूमेंट्रीज, बाल फिल्मों व स्टेज शो पर परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। साधना को कभी भी क्लासिकल व हल्के फुल्के म्यूजिक को हैंडल करने में तकलीफ नहीं हुई और यही वजह है कि उन्होंने अपने करियर में हर तरह के गाने गाए हैं। वर्ष 1978 में आई फिल्म तृष्णा में कल्याण जी आनंद जी ने ही साधना को किशोर कुमार के गीत पम परम पम बोले जीवन की सरगम में बच्चे की आवाज देने के लिए चुना था और फिर इन्होंने ही साधना को उर्दू को अपनी गायकी में डालने के लिए प्रोत्साहित किया था। साथ ही इनके लिए मौलवी का चुनाव भी खुद कल्याण जी ने ही किया था। साधना ने फिल्मी दुनिया में सबसे पहले बतौर प्लेबैक सिंगर एक गुजराती फिल्म कंकु पगली के लिए अपनी आवाज दी, जबकि इनकी पहली हिंदी फिल्म रही रुस्तम के देर से रिलीज होने की वजह से साधना की पहली रिलीज फिल्म सुभाष घई निर्देशित विधाता रही। अब साधना सरगम की आवाज का जादू बड़े बड़े निर्माता, निर्देशकों व संगीतकारों तक पहुंचने लगा था
और इसीलिए इन्होंने तकदीर, पिघलता आसमान, खून भरी मांग, करिश्मा कुदरत का व त्रिदेव जैसी कई बड़ी फिल्मों से बतौर गायिका अपनी पहचान लोगों के बीच बनाई। उनके मधुर संगीत का ही जादू था कि बहुत जल्द साधना को अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति व अनुराधा पौंडवाल जैसे बड़े नामों के बीच शुमार किया जाने लगा। मिड 1990s से साधना तमिल गानों के लिए भी प्रसिद्धि पाने लगी। और क्या आपको पता है कि यही एकमात्र प्लेबैक सिंगर हैं जिन्होंने करीब 27 क्षेत्रीय भाषाओं में गाने गाए हैं। साधना की आवाज के जादू से AR रहमान व विद्यासागर जैसे बड़े बड़े संगीतकार भी बच नहीं सके हैं। इनके संगीत और साधना की आवाज की जुगलबंदी आज भी लोगों को गुनगुनाने के लिए मजबूर कर ही देती है। साधना सरगम को अपने करियर का पहला स्टार स्क्रीन अवार्ड मिला था फिल्म साथिया के लिए। इस फिल्म ने इन्हें फिल्म फेयर, आईफा, गीफा, अप्सरा और न जाने कितने ही पुरस्कारों का हकदार बना दिया था। साधना सरगम उन लोकप्रिय प्लेबैक सिंगर्स में से हैं जिन्हें पश्चिम बंगाल व असम तक पसंद किया जाता है। इन्होंने 100 से अधिक बंगाली फिल्मों और 87 से अधिक बंगाली एल्बम्स के लिए गाने गाए हैं, जिसमें बहुत से टॉप पॉप सॉन्ग्स भी हैं। वर्ष 2011 में साधना ने संगीत की दुनिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया, महालक्ष्मी मुक्ति संवाद को अपनी जादुई आवाज देकर। तो साथियों, आज महालक्ष्मी के इसी संगीत के साथ सुरों की मल्लिका साधना सरगम को हमारी ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। चुपके से रात की चादर तले चांद की भी आहट ना हो, बादल के पीछे चले कतरा कतरा गले कतरा कतरा, रात भी ना हिले आधी आधी, रात भी ना हिले आधी आधी, चुपके से लग जा गले रात की चादर तले। और श्रोताओं, अब समय हो चला है कि हम आपसे लें आज के एपिसोड में यहीं पर विदा। लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह होगा आज का सवाल। तो आज के सवाल के रूप में आपको बताना है कि रंगनाथन फ्रांसिस किस खेल के मशहूर खिलाड़ी थे। आपको अपने जवाब हम तक पहुंचाने हैं सिर्फ और सिर्फ born2be remembered@gmail.com पर। और साथ ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर भी, facebook.com/born2be remembered पर। अब मुझे यानी संदीप भट्ट को एपिसोड के अंत में हमेशा की तरह दीजिए अनुमति। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता है अभिषेक लकड़ा, सह प्रस्तुतकर्ता कोपल ठाकुर, आलेख प्रियंका तिवारी, शोध एवं विकास अभिषेक शर्मा, कार्यकारी निर्माता जैनेन्द्र सिंह।